एक आईएएस अधिकारी जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पर भेजा जाता है। इस प्रोजेक्ट में यह अफसर कुछ गड़बड़ पाते हैं। उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के काम में कुछ पसंद नहीं आता। वो उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स को सस्पेंड करने को कहते हैं। उन पर सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का भी आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो 6 किलोमीटर की रोड को दोबारा बनवाते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान होता है। ये अधिकारी कोई और नहीं, सत्येंद्र दुबे हैं, जो वाराणसी से एक शादी अटेंड कर वापस अपनी पोस्टेड जगह गया आते हैं। वहां उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो रिक्शा कर घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें गोली मार दी जाती है। इस मामले में 2 गवाह गायब हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। पुलिस की तलाश करने पर भी वो नहीं मिलते। 2 गवाह जहर खाकर मर जाते हैं। हैरानी की बात है कि इस किस्से में कोई गवाह जहां गायब हो रहा है, कोई गवाह जहर खाकर मर रहा है। पुलिस उसे सुसाइड बता रही है। एक सनसनी पूरे शहर में फैल जाती है। इस केस के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, पर उससे पहले आप सबसे अपील, आप भारी संख्या में हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद। दिन है 27 नवंबर। आईएएस अफसर सत्येंद्र दुबे वाराणसी से एक शादी अटेंड कर अपनी जगह जहां वो पोस्टेड होते हैं गया रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अपने ड्राइवर को फोन करते हैं कि वो स्टेशन में उन्हें लेने आ जाए। सुबह के तकरीबन 3 बजे होते हैं। ड्राइवर का थोड़े समय बाद फोन आता है कि वो रेलवे स्टेशन नहीं आ सकता क्योंकि उसकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है। दुबे ये फैसला करते हैं कि क्यों ना अब रिक्शा से ही घर जाया जाए। वे ड्राइवर को कहते हैं कि वो रिक्शा लेकर घर आ रहे हैं। बस इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। ड्राइवर काफी देर घर पर इंतजार करता है, मगर दुबे साहब घर नहीं पहुंचते। ड्राइवर हैरान हो जाता है क्योंकि रिक्शा से भी घर पहुंचने के लिए इतना समय दुबे साहब को नहीं लगना चाहिए था। वो कुछ और देर इस अफसर की प्रतीक्षा करता है कि शायद वो कहीं फंस गए होंगे तो लेट हो गए होंगे, मगर काफी समय बाद उसको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो इस साहब को ढूंढने, इस अफसर को ढूंढने निकल जाता है। कुछ समय शहर में इधर उधर घूमने के बाद उसे ये अफसर कहीं नहीं मिलते। वो छोटी छोटी गलियों में भी देखना शुरू कर देता है। उसको शक सा होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कि साहब अभी तक घर भी नहीं पहुंचे, उनका फोन भी बंद आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी छोटी दूरी वो अभी तक तय नहीं कर पाए। अचानक से वो एक गली में मुड़ता है। ये गली होती है एपी कॉलोनी। इस गली में उसको अफसर मिलते तो हैं, मगर वो नीचे पड़े होते हैं, उनको गोली लग गई होती है। ये देखकर ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जल्द से जल्द पुलिस को फोन करता है। इतने में सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि ये अफसर, जी हाँ, इस अफसर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। इतने बड़े अफसर की जान गई होती है। पूरे शहर में तहलका मच जाता है। सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई जाती है। सीबीआई गया में पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले दुबे जी के फोन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। काफी समय तक फोन ट्रेस नहीं होता। कथित तौर पर यह सामने आता है कि फोन कम से कम 15 दिन बंद रहता है। एक दिन अचानक से फोन ऑन होता है। उस पर एक कॉल ट्रेस की जाती है, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, और सीबीआई उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से कॉल की गई थी। यह जगह गया के एक छोटे स्लम एरिया, यानी एक आसपास की झोंपड़पट्टी के इलाके से ही आई होती है, जहां यह रिक्शे वाला उस दिन, जी हाँ, ये वही रिक्शे वाला है जो उस दिन उस अफसर को अपने घर लेकर जा रहा था। इस रिक्शे वाले का नाम प्रदीप कुमार सामने आता है। प्रदीप कुमार अपनी दूसरी बीवी को कोलकाता में फोन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो इसी अफसर का फोन इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उन्होंने इस अफसर की मौत के बाद ये फोन चुरा लिया होता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के अनुसार प्रदीप कुमार गया के एक झोंपड़ी में रहते होते हैं, रिक्शे वाले का काम करते होते हैं। अपना और अपने परिवार का पेट वो इसी से भरते हैं। सीबीआई को यह भी पता लगता है कि वो एक अपराधी बैकग्राउंड से आते हैं। वो छोटी मोटी चोरी चकारी में भी उनके नाम होते हैं। थाने वाले भी उनको जानते होते हैं, क्योंकि कुछ छोटे मोटे अपराधों के सिलसिले में उनका चक्कर थाने में लगता रहता है।
सीबीआई अब इस मामले में प्रदीप कुमार से पूछताछ शुरू कर देती है। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। जी हाँ, सीबीआई इस मामले में प्रदीप कुमार जो एक रिक्शा वाला था उसे गिरफ्तार करती है, उसे बैठाती है, उससे सीधे सवालात किए जाते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 1 महीने बाद, जी हाँ, जैसे ही प्रदीप कुमार को सीबीआई रिहा कर देती है, उसके तकरीबन 1 महीने बाद प्रदीप कुमार गायब हो जाते हैं, यानी वो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। पुलिस उन्हें बहुत ढूंढती है मगर प्रदीप कुमार गुमशुदा हो जाते हैं। तो देखा जाए तो इस केस का पहला गवाह प्रदीप कुमार गायब हो चुका है। कथित तौर पर 2 और लोगों की गिरफ्तारी का मामला सामने आता है। ये 2 लोग हैं शिवनाथ और मुकेंद्र पासवान। इन्हें सीबीआई कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है। 25 घंटे बाद यह दोनों की लाश बरामद होती है। 1 फरवरी 2004 को दोनों की मौत जहर पीने से हो जाती है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि एक गवाह प्रदीप कुमार गायब हो गया है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, और बाकी 2 गवाह जो सीबीआई के हाथ लगे हैं वो सुसाइड कर मर जाते हैं, यानी जहर पीकर अपनी जान दे देते हैं। इस पर शिवनाथ के पिताजी पुलिस में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उन्हें यह यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा सुसाइड कर सकता है। कथित तौर पर कुछ समय बाद सीबीआई 4 और लोगों की गिरफ्तारी करती है। दिन है 3 सितंबर 2004। यह गिरफ्तारी रिक्शे वाले प्रदीप कुमार, यानी वही रिक्शे वाला जो उस दिन इस आईएएस अफसर को घर लेकर जा रहा था, उसके बयान पर की जाती है। कथित तौर पर यह सामने आता है कि यह एक चोरी का मामला है। सत्येंद्र दुबे उस दिन एक ब्रीफकेस लेकर जा रहे होते हैं। लुटेरे देखते हैं, वो उनको घेर लेते हैं, वो ब्रीफकेस की मांग करते हैं। दुबे साहब मना कर देते हैं, वो छिछकते हैं और वो कहते हैं कि वो अपना ब्रीफकेस नहीं देंगे। इस पर उन लोगों में से एक आदमी उन पर गोली चला देता है। यह गोली दरअसल एक मट्टू कुमार नाम के आदमी ने चलाई होती है, जो गया के ही आसपास के गांव का रहने वाला होता है। उसके साथ 3 और लोग शामिल होते हैं, उदय कुमार, पिंकू रविदास और श्रवण कुमार। मट्टू कुमार की गिरफ्तारी उसके घर के पास की जाती है। वह भी एक रिक्शा चलाने वाला होता है। इससे पूरा मामला एक तरह से खुलकर सामने आ जाता है कि यह एक छोटी मोटी चोरी का मामला था, जिसमें अफसर को 4 लुटेरे घेर लेते हैं, गन पॉइंट पे उनसे ब्रीफकेस मांगते हैं और गर्मो गर्मी में एक लुटेरा गोली चला देता है। मगर मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इसके आगे जो होता है वो सबको चौंका के रख देता है। हैरानी की बात यह है कि मट्टू कुमार को अदालत ले जाया जाता है। जिस दिन उनकी पेशी होती है उसी दिन मट्टू कुमार अदालत से भाग जाते हैं। यह हजारों सवालों को खड़ा कर देता है। एक गवाह जो सबसे पहले प्रदीप कुमार मिले थे वो गुमशुदा, बाकी 2 गवाह जहर खाकर मर गए और ये चौथा मुजरिम जो पकड़ा गया वो अदालत से भाग जाता है। सीबीआई मट्टू कुमार को गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख का इनाम भी रखती है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक चोरी का ही मामला हो सकता है कि दुबे जी उस दिन सच में एक चोरी के ही हादसे का शिकार हुए हो, मगर विटनेस का गायब हो जाना, विटनेस का मर्डर हो जाना, यह बात शक की सुई कहीं और ही घुमा देता है। सीबीआई की इंक्वायरी के दौरान कथित तौर पर कुछ और बातें भी सामने आती हैं कि यह अधिकारी जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पर भेजा गया था, इस प्रोजेक्ट में दुबे जी को कुछ गड़बड़ मिली थी। वह उनसे 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने की मांग करते हैं। उन्हें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी मिलती हैं। वो इसका आरोप भी लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो 6 किलोमीटर की सड़क को दोबारा बनाने को भी कहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को भारी नुकसान होता है। कथित तौर पे सत्येंद्र के भाई का यह आरोप था कि सत्येंद्र एक ईमानदार अफसर थे। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे थे। उन्होंने एक विसल ब्लोअर के तौर पर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि किस तरह से NHAI में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसी वजह से उनकी ट्रांसफर गया कर दी गई थी। और ये जो 4 लोग इस केस में निकलकर सामने आए हैं, उनका ये कहना था कि यह बिल्कुल बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है और सीबीआई को छुपाने के लिए ही इनका नाम सामने ला रही है। 6 साल बाद 22 मार्च 2010 में अदालत यह फैसला करती है कि मट्टू कुमार, उदय कुमार
पिंकू रविदास को धारा 302 और 394 के तहत गिरफ्तार कर लेती है। सत्येंद्र दुबे का जन्म 27 नवंबर 1973 को बिहार के शाहपुर में हुआ। उन्होंने अपनी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 1994 में की और एमटेक भी सिविल इंजीनियरिंग 1996 में खत्म की। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू से इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की। आईआईटी कानपुर में आज भी इनके नाम पर सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड रखा गया है। इनकी हत्या के बाद नेशन वाइड मास प्रोटेस्ट हुए। विसल ब्लोअर अवार्ड ऑफ द ईयर से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सत्येंद्र दुबे की मौत ने जहां हम सबको हिला कर रख दिया है, मगर फिर भी उनका जीवन प्रेरणा लेने लायक है। हम ऐसे अफसर को दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद।